पहले दो पार्ट के भरपूर प्यार के बाद तीसरा पार्ट लेके आ चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल डिसऑर्डर्स के बारे में। ऐसे बीमारियां जो जनरली हमको देखने को मिलती है उनके बारे में, जो जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो गया, उनको लेके क्या पीजीआई क्वेश्चन बना सकता है, वो 25 क्वेश्चन अपन इस क्लास के अंदर पूरा प्रॉपर देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर से डाउनलोड करिएगा और फिर रीड आउट जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप अपना स्कोर 40, 50, 60 के रेशियो से बाहर निकाल के 70, 80, 90 के रेशियो में लेके आना चाहते हो, जो कि एक सिलेक्शन रेशियो है, तो ये क्लास आपको पूरी प्रॉपर देखनी है, इसकी प्लेलिस्ट पूरी प्रॉपर फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं हर रोज आपके लिए करीब 3 क्लासेस लेके आऊंगा ताकि आपका पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे कवर करवाया जा सके। पूरा प्रॉपरली देखिएगा। इसके साथ साथ आप अगर प्रॉपरली स्टडी कर रहे हो तो आप यहाँ पे इन क्लासेस को पूरा जरूर करिएगा जो आपके बैच में अवेलेबल करवाई गई है। और पीजीआई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, इनको जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वैसा ही पेपर है जैसा कि आपको पीजीआई में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो एम्स की तैयारी करने जा रहे हैं या चाहते हैं तैयारी करना 2026 के लिए, वो हमारे उम्मीद प्लस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों को सजेशन दे सकते हैं ताकि वो 3 बार रिवीजन कर सकें अपना। डेली उन्हें नोट्स दिए जाएंगे, जिन नोट्स को वो आपके घर पे मिल जाएंगे आपको मॉड्यूल के फॉर्म में। और डेली 6 क्लासेस और डीपीपीज रहेगी, वीकली संडे टेस्ट रहेगा आपका, और 1-on-1 मेंटोरशिप का मतलब हो गया हर एजुकेटर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ आप रूबरू होने का मौका मिलेगा, हर एक चीज़ आप डिस्कस कर पाओगे वहाँ पे। ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो टॉपर्स हैं वो कौन है, जिनके साथ आप अपना फेस चेंज कर पाओगे कि यार इस साल हमारी फोटो लगे, यहाँ जो नंबर आया है उसमें से एक सीट मेरी हो, ये सपना आप साकार कर सकते हैं प्रॉपरली। और ये नोट्स की जो पूरी बुकलेट है ये आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएगी ताकि आपका समय बचेगा और हम वो समय प्रैक्टिस में देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी अडल्ट? एक हेल्दी अडल्ट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ये देखने के लिए सबसे हमने देखा फ़ारेनहाइट के अंदर हमको क्या दे रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो फ़ारेनहाइट में अगर हमको ऑप्शन दे रखे हैं तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास में बेसिकली अगर हम देखें तो डिग्री सेल्सियस। क्या होता है डिग्री सेल्सियस? अगर मैं बात करूं हमारी ह्यूमन की जो बॉडी है उसके अंदर 37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में, अगर मैं वहीं इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूं तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और दोनों इक्वल हैं, क्योंकि एक को हम फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजर करते हैं, एक को डिग्री सेल्सियस पे, दोनों ही करेक्ट हैं। तो यानी करेक्ट आंसर हमारे पास में यह होगा बी ऑप्शन 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? अगर आपको थोड़ा सा बायोलॉजी का नॉलेज है तो आपको पता होगा, हम एक वर्ड पढ़ते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हम एक और वर्ड पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हेपाटोसाइट। हम एक वर्ड और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है हेपा। इन तीनों ही वर्ड के अंदर एक ही चीज कॉमन होती है कि ये तीनों ही कहीं ना कहीं लिवर से कनेक्ट हैं। इसका मतलब ये लिवर को अफेक्ट करता है, क्योंकि लिवर का बायोलॉजिकल जो नेम है वो हेपाटो है। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम यानी ब्लड जो है वो पहले हार्ट में न जाके किसी ऑर्गन में जाता है, और वो ऑर्गन अगर हमारा लिवर है तो उसे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में लिवर है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा लिवर और कहाँ कहाँ अफेक्ट होता है। अगर हम अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि हम दारू वगैरह अगर ज़्यादा पीते हैं, तो हमारे केस में क्या होता है, यहाँ पे सिरोसिस देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सिरोसिस। तो सिरोसिस की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है, इसमें लिवर डैमेज हो जाता है। आप देखते हो जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिवर खराब हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि लिवर का अब्जॉर्प्शन जो है वो यहीं होता है, डिटॉक्सिफिकेशन यहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है? इंसुलिन हमारे पास में एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है, यानी इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, और इंसुलिन प्रोटीन होने की वजह से हम इसे ओरल नहीं देते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा इंसुलिन की दवाई आती है हम गोली खा लेते हैं, सिरप आती है हम पी लेते हैं, नहीं, क्योंकि वो अगर हम ओरली हमने ले लिया तो ये इंसुलिन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है। ये इंसुलिन अगर हमने ओरली ले लिया तो यह कहाँ जाएगा? हमारे
डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा और डाइजेस्टिव ट्रैक में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और अब्जॉर्प्शन की वजह से ये वर्क नहीं कर पाएगा, जहां इसको काम करना है वहां काम नहीं कर पाएगा, ब्लड में प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा, टूट जाएगा एमिनो एसिड्स के फॉर्म में। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मल। क्या कर दिया? इंट्राडर्मल हमने इसको इंजेक्ट कर दिया। अब आप देखो, इंसुलिन प्रोटीन है जो क्या करता है, ये ब्लड है, इस ब्लड और ये हमारे पास कोई सेल है मान लो, इस ब्लड स्ट्रीम और इस सेल के बीच में एक प्रोटीन चैनल की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? प्रोटीन चैनल की तरह वर्क करता है। ये जो पिंक पिंक है, यही पिंक पिंक हमारा इंसुलिन है। तो ये प्रोटीन चैनल की तरह वर्क करके करेगा क्या? ये एक काम करता है कि जितनी भी हमारे पास में शुगर होती है, ब्लड में जितनी भी शुगर होती है, वो शुगर इधर से इधर ले आता है। तो अगर इंसुलिन ये चैनल नहीं हुआ तो शुगर का ट्रांसपोर्ट सेल की तरफ नहीं होगा ब्लड से। इसका मतलब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा। इसीलिए इंसुलिन दिया जाता है ताकि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाए। इस तरीके पे ये काम करता है। तो इंक्रीज तो नहीं करता, डाइजेस्ट फैट नहीं करता, लोअर ब्लड शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ ब्लड प्रेशर मोर देन। हमने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये होता है 120 और ये होता है 80। ये होता है नॉर्मल। लेकिन अगर ये दोनों ही अपनी अपनी जगह से ऊपर उठ जाएं, दोनों ही ऊपर उठने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 90 या 100। तो यानी ये केस बनता है हाइपरटेंशन का। ऐसा कभी नहीं होता कि ये बढ़ जाए और ये घट जाए, ऐसा नहीं होता, दोनों ही बढ़ेंगे और या दोनों ही घटेंगे। तो ये टेंशन, ये केस किसका बनेगा? ये केस बनता है हमारे पास में हाइपरटेंशन का केस। तो हाइपरटेंशन ही हमसे बोला गया है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन किसके अधिक रक्तचाप को कहा जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, तो ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम बढ़ावा नहीं कहेंगे, 5-10 का फर्क जनरली चलता रहे। यहाँ पे जो है ये हाइपरटेंशन हो गई है, ये हाइपरटेंशन कंडीशन है, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास में सी है, ये नॉर्मल है। अब आपके केस में आप ये भी कह सकते हो कि सर ये भी तो हाइपरटेंशन है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो, लेकिन ये बेंचमार्क है। ये क्या है? बेंचमार्क है। मतलब हमने कंसिडर कर दिया कि इससे ऊपर होते ही क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। तो इससे ऊपर तो कुछ भी हो सकता है ना। लोवेस्ट से लोवेस्ट, मिनिमम हाईएस्ट कितना होता है, मिनिमम हाईएस्ट कितना होता है, उससे हम कहते हैं बेंचमार्क, और वो होता है 140/90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। डायबिटीज कॉज ड्यू टू द लेक। लेक मतलब होता है कमी, किसकी कमी से? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि एक हमारे पास में क्या हो गई, सेल हो गई, और एक हमारे पास ब्लड स्ट्रीम हो गया। तो अगर हमारे पास ब्लड स्ट्रीम से ब्लड से कोई चेन सिस्टम बना हुआ है जिससे होके जो शुगर है वो ट्रांसपोर्ट कर पा रही है, अगर ये पिंक वाली टनल हो ही ना, इसकी कमी हो जाए, तो क्या शुगर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। इसका मतलब ये पिंक वाली टनल कौन है? हमारी इंसुलिन है। इसका मतलब क्या हो गया? लेक ऑफ इंसुलिन की वजह से डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ चुका है। द करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर हम एनीमिया के बारे में बात करें, क्या होता है एनीमिया? एनीमिया जो है इसको बोलते हैं ब्लड डेफिशिएंसी। अब ये ब्लड डेफिशिएंसी किस वजह से होती है? आरबीसी की कमी हो जाती है उस वजह से, या जो हमारे पास में रेड ब्लड कार्पल्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, तो एनीमिया केस बन गया। लेकिन यहां पे आरबीसी कम बन रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? या तो इमेच्योर आरबीसी है, या तो इमेच्योर आरबीसी है, या फिर मैं बोलूं कि आरबीसी तो बराबर है, मैच्योर ही है, लेकिन इनका नंबर कम है, इनका नंबर कम है।
तो उस केस में एनीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। और आरबीसी के मैच्योरेशन में, इसके फॉर्मेशन में एक मेटल आयन जरूरी होता है और वो होता है आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज के अंदर खून की कमी होती है, तो डॉक्टर उन्हें फॉलिक एसिड एंड आयरन की पिल्स देते हैं। तो वो क्या होता है, आयरन की मात्रा को पूरा करें, क्योंकि हर मंथ जो फीमेल होती है वो क्या करती है, मेंसेस के दौरान ब्लड लॉस करती है। तो ऑलरेडी फीमेल में क्या होता है, ब्लड की कमी होती है, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम उन्हें फॉलिक एसिड या आयरन की गोलियां देते हैं। द वैक्सीन टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन है? हमने लास्ट क्लास में वैक्सीनेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आपको पता है बैसिलस कार्बोनेटेड ग्यूरिन, बैसिलस कार्बोनेटेड ग्यूरिन जो वैक्सीन है, इसके बारे में हमने काफी सारी चीजें देखी थी। तो ये क्या है, हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ जॉन्डिस? जॉन्डिस का मेन सिम्टम क्या है? पेल स्टूल, हाई फीवर, येलो आई एंड स्किल। तो जॉन्डिस में हमने देखा था कि जॉन्डिस जो है वो हमारे पास क्या है, एक कलर डिजीज कह सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि कलर डिजीज कहने का मतलब है कि इसमें स्किन, इसमें आईज, और अगर मैं कहूं हमारे पास में माउथ, इनके कलर येलो हो जाते हैं। कारण क्या है हमारे पास में? एक हमारे पास में कारण हो सकता है बाइल इसके साथ। तो बाइल की वजह से अगर मैं बात करूं तो बाइल में हमारे पास में होता है बिलीरुबिन, और एक होता है बिलीवर्डिन। तो ये दोनों जो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन येलोइश हो जाती है। तो यानी येलो आईज एंड स्किन की वजह से। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये जो बाइल है ये कहाँ बन रहा है, ये बाइल हमारा लिवर में बन रहा है। तो इसका मतलब लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यानी लिवर में क्या हो गया, डिसफंक्शन हो गया है, लिवर में डिसफंक्शन हो गया है, दैट्स वाई लिवर काम नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच मिनरल हेल्प इन अ ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हमारे पास में सबसे ज्यादा जो मिनरल यूज होते हैं वो उनको हम बात करें तो 13 फैक्टर्स होते हैं। कितने? 13 फैक्टर्स होते हैं। अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले ये 13 फैक्टर्स को उसी सीक्वेंस में बताया जाता था, क्योंकि पढ़ाते भी थे, एग्जाम में आते भी थे। अब नहीं पूछे जाते। लेकिन इन 13 फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा है जिसका नाम है कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या करता है, हमारी जो मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग की, जिसके अंदर प्लेटलेट्स के फ्रैगमेंट आते हैं, थ्रोम्बोप्लास्ट आते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स आती हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारे ब्लड क्लॉट के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल एक मेटल आयन है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अडल्ट? अब नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अडल्ट क्या होती है, इसकी एक एवरेज मैं आपसे बताऊं तो ये हमारे पास में 60 to 100 होती है, ध्यान रखिएगा। तो 60 to 100 के आसपास हमारी क्या होती है, एक एवरेज रेंज होती है कि मैक्सिमम 100 जा सकती है, मिनिमम ये 60 रह सकती है। अगर इससे ऊपर और इससे नीचे आती है तो यहाँ पे वाइटल डिस्टर्ब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करें। विच वाइटामिन हेल्प इन विजन? विजन मतलब देखने के लिए कौन से विटामिन को यूज करते हैं? तो हमें पता है कि भाई देखना है हमें, तो आपको पता होगा हमने पढ़ा है गोल्डन राइस, याद है आपको? अगर कुछ कुछ चीजें मैं बायोलॉजी की भी साथ साथ रिवाइज करवा दे रहा हूँ। गोल्डन राइस में क्या होता है, ज्यादातर हमने ग्रीन एवोल्यूशन के दौरान बनाया था विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है, इसके अंदर होते हैं, विटामिन ए के अंदर रेटिनल, क्या होता है, रेटिनल। ये रेटिनल जो है, ये रेटिनल हमारे पास में रेटिनॉल में चेंज हो जाता है, और इस वजह से हमारे इम्पल्स जनरेट होते हैं, यानी कि हमारी जो नर्व सिस्टम है उससे पता चलता है और हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो रेटिनल और रेटिनॉल अल्डिहाइड एंड अल्कोहल होते हैं, जो कि विटामिन ए के डेरिवेटिव हैं, व्युत्पन्न है, विटामिन ए से ही मिलके बनते हैं। तो विटामिन ए ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे विजन के लिए, क्योंकि विजन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें काम में आती है, एक होते हैं कॉन्स और एक होते हैं रॉड्स, कॉन्स एंड रोड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। टाइफाइड इज कॉज बाय द विच बैक्टीरिया? टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो हमें पता है साल्मोनेला टाइफी से होता है, ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसका नाम है विडाल टेस्ट।
इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, इसका नाम क्या है, विडाल टेस्ट, जो कि इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है। विडाल टेस्ट जो कि क्या है, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है। यहाँ पे एक लेडी का नाम आता है, इनको बोलते हैं टाइफाइड मैरी। क्या है, टाइफाइड मैरी। ये क्या थी, ये पेशे से बाय द ऑक्यूपेशन ये एक रसोईया कहने की क्या थी, मेड थी, खाना बनाती थी। तो ये अपने ड्रॉपलेट से क्या करती थी, बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टाइफाइड कॉज करवाया था। तो ये क्या थी, ये एक चैनल की तरह बिहेव कर गई थी। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कैरियर कहते हैं। किसका, टाइफाइड का कैरियर कहते हैं। उस वक्त इनका नाम बड़ा फेमस हो गया था। आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी, देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 है द कॉमन सिम्टम ऑफ अ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का कॉमन सिम्टम क्या है। अब डी का मतलब क्या होता है, हटना किसी चीज का। डी का मतलब क्या होता है, हटना। तो डिहाइड्रेशन, पानी का हटना, क्या होगा, स्वेटिंग, ड्राई टंग एंड लिप्स, सिवरिंग एंड हेडेक। तो ध्यान रखना, जैसे मैं अभी ज्यादातर पढ़ाने लगूंगा, बोलता रहूंगा, तो मेरा गला सूख जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, ड्राई टंग एंड लिप्स, ये क्या है, ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम है, मतलब मेरा गला सूखने लगेगा। द करेक्ट आंसर इज बी। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप सही ढंग से पढ़ते चले जाओगे ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि 93 जो सीट्स हमारी है, हम उस पर ईजिली एक सीट पे अपना अधिकार जमा सकते हैं। हमें डरना नहीं होता। पीजीआई का एग्जाम मैं मानता हूं कि बाकी अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा पेपर बनता है, और बनना भी चाहिए, क्योंकि वहां एडमिशन लेना हर कोई चाहता है। क्योंकि आज एम्स लेवल पे चीज़ें वो लेके जा रहा है अपने एकेडमिक कैरिकुलम को। एम्स से लोग उसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि एम्स जैसी फैसिलिटी, एम्स जैसा ही फीस स्ट्रक्चर वो रखा है, बहुत कम फीस, नॉमिनल फीस में आप पढ़ लेते हो वहाँ पे। तो ये चीज़ें जरूरी हैं कि वो डेफिनेटली एग्जाम का पेपर अच्छा करता है, कि उसके पास क्वालिटी क्रीम क्रीम बच्चे आए। और अगर आपको क्रीम बनना है तो आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ें, हम सेलेक्टिव पढ़ें और सेलेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द अस्थमा अफेक्ट द विच ऑर्गन सिस्टम। अब हमें पता है अस्थमा हमारे पास में क्या है, एक एलर्जी कॉज एजेंट। तो अस्थमा हमारे पास में एक एलर्जी है। अस्थमा कैसी एलर्जी है, अस्थमा हमारे पास में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। क्या है अस्थमा हमारे पास में, अस्थमा इज ए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। तो अस्थमा हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं अस्थमा को लेके कि अस्थमा किसे अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी किसको करेगा, अपर वाले सिस्टम को, यानी कि ब्रोंकियोल्स को करेगा। अब वो ब्रोंकियोल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स को करेगा, ज्यादा नीचे नहीं जाता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स जो है उनको अफेक्ट करता है, इसीलिए अस्थमा हमारे पास में क्या है, URT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। इसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए एक इनहेलर यूज करते हैं। उस इनहेलर के अंदर एक मेडिसिन यूज करते हैं, उस मेडिसिन का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, उसका नाम है साल्बिटामोल। क्या नाम है, साल्बिटामोल। ये साल्बिटामोल जो है, ये क्या करते हैं, इसको इनहेल करते हैं, तो करती क्या, ये क्या फंक्शन करती है, ये साल्बिटामोल जो है वो आपकी जो ट्रैकिया है या जो आपकी ब्रोंकियोल्स हैं, इन ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देता है। डायलेट मतलब चौड़ा कर देता है, जिससे क्या होता है, जब एक्सपिरेशन करते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज मसल क्रैम्प। कौन से इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो इम्बैलेंस मसल क्रैम्प के दौरान यूज होते हैं, मतलब मसल क्रैम्प किसकी वजह से होता है, द हाई सोडियम, द लो पोटेशियम एंड द हाई कैल्शियम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि डिस्टर्ब हो चुके हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प समझते हो आप, कई बार हम बोलते हैं ऐठन हो रही है, क्या हो रही है, ऐठन हो रही है पैरों में, हाथों में। कई बार हमारे हाथ पैर हम मोड़ नहीं पाते, ऐसा लगता है नस पे नस चढ़ गई है, हम जनरली ये वर्ड यूज करते हैं, तो वो क्रैम्पिंग होती है। तो उसमें देखो कौन से इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस की वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। द करेक्ट आंसर हमारे पास में होता है, ध्यान, लो पोटेशियम, लो ग्लूकोज, हाई सोडियम, हाई कैल्शियम। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें हम, क्वेश्चन नंबर 16। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट डायबिटीज। डायबिटीज के टेस्ट के लिए क्या क्या टेस्ट जो है चीज़ें डिटेक्ट करते हैं।
तो सिंपल सी बात है, डायबिटीज़ में हम क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को मेजर करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे को याद आ गई है, मैं बता देता हूँ। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट था, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस की वजह से। अब अगर आपको यहाँ पे कंडीशन, जैसे यहाँ पे ये बोला गया था इम्बैलेंस, इम्बैलेंस में चीज़ें हाई भी होती है और लो भी होती है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि क्या हाई क्या लो है, तो फिर यहाँ पे दो आंसर जाएंगे। जैसे कि लो पोटेशियम, अगर पोटेशियम का लेवल लो हो जाता है तब भी हमारे पास में क्या होती है, क्रैम्पिंग होती है। एक और चीज़ ध्यान रखना, लो पोटेशियम की वजह से जो हमारी ईसीजी होती है, ईसीजी के अंदर जो टी वेव होती है, उस टी वेव पर भी फर्क पड़ता है, इन्वर्स हो जाती है, टी वेव इन्वर्स हो जाती है। वैसे ये आपके काम की जानकारी नहीं है, जब हम ईसीजी पढ़ते हैं एमबीबीएस के अंदर तब आपको बताते हैं, क्योंकि कंप्लीट ईसीजी जो है ना वो करीब करीब 40 घंटे का सिलेबस है ईसीजी। तो लो पोटेशियम की वजह से हार्ट पेशेंट जो हैं वो केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल गया, हार्ट अटैक देखने को मिल गया, वो लो पोटेशियम की वजह से जनरली मिलता है आपको। पोटेशियम का अच्छा सोर्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है बनाना, केला। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे इम्बैलेंस बोला गया था तो हाई और लो दोनों कंडीशन ले सकते हैं, बाकी स्पेसिफिक बोले तो आप दोनों ही रख सकते हो। और बताएं क्वेश्चन नंबर 19, इसका मैंने बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी का मेन कॉज क्या है। स्कर्वी जो है वो एक विटामिन डेफिशिएंट डिसऑर्डर है, यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, हमारे जो मसूड़े हैं, माउथ के अंदर जो गम्स हैं, वो गम से ब्लड आने लग जाता है, इनकी पैकेजिंग लूज हो जाती है, ठीक है, दर्द होता है इनमें, विटामिन सी गम्स, जिससे कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं, स्कर्वी। ये सिट्रस फ्रूट्स खाने से ये बीमारी दूर हो जाती है, खट्टे फ्रूट्स खाने से। फिर हमारे पास में विच हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब बॉडी के मेटाबॉलिज्म में चीजें बनेगी भी और टूटेगी भी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो चीजें बनती भी है और चीजें टूटती भी हैं। कौन कौन सी है, इंसुलिन में तो ऐसा नहीं होता, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन एंड ईस्ट्रोजन। एड्रेनलिन हमारे पास इमरजेंसी हार्मोन है जो बॉडी को बैलेंस करता है। थायरॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल है, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन इन अडल्ट। एक अडल्ट के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो हम जनरली देखते हैं कि हम जो है वो करीब 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं। 12 बार क्या करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं एंड एक्सपिरेशन करते हैं। एक्सपिरेशन लेते हैं, तो ध्यान रखना 12 बार इंस्पिरेशन एंड 12 बार एक्सपिरेशन, यानी कि 12 मिनिमम है, 12 से 20 बार की क्या है, ये एक रेंज है, क्या है, ये एक रेंज है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करें, विच वाइटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्किन इन सनलाइट। कौन से वाइटामिन ऐसे हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं स्किन और सनलाइट से। तो बात करें यहाँ पे, देखो कौन से विटामिन स्किन से बनेंगे, तो मैंने कहा था हमारी बॉडी के अंदर 2 ही विटामिन हैं जो बनते हैं। विटामिन डी सनलाइट से बनता है हमारे डर्मल पोर्शन में, और विटामिन के हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो बनाता है, ये एचम्यू से बनते हैं। ये 2 ही ऐसे विटामिन हैं जो इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म होते हैं, इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म होते हैं। बाकी कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्या है ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड इन फॉर्म यूरिन। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो यूरिन को फिल्टर करता है, सॉरी ब्लड को फिल्टर करता है और उससे यूरिन बनाता है, कौन सा। तो हमें पता है हमारे पास फिल्टर ऑर्गन कौन है, किडनी, जो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, यूरिन बनाती है। कितने ब्लड को फिल्टर करती है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो 180 लीटर जो है पर डे फिल्टर होता है, और उससे करीब 1.5 से 2 लीटर यूरिन यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कितना हो गया, 99% वापस से अब्जॉर्प्शन हो गया, नहीं अब्जॉर्प्शन नहीं, इसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ध्यान रखना क्या कहेंगे इसे, रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। 99% रीअब्जॉर्प्शन होता है। री क्यों बोला इसे, क्योंकि एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुका था हमारे इंटेस्टाइन से और दूसरी बार ये फिर से एब्जॉर्ब हुआ, तो इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेडिकल टर्म ऑफ नोज ब्लीड।
यानी कई बार हमारे नाक से खून आता है, हम एक हिंदी में टर्म यूज़ करते हैं नक्सीर, अक्सर गर्मियों में ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे नाक से खून आता है तो मम्मी वगैरह कहती है कि भाई ज़्यादा गर्म चीज़ें मत खाया करो। इसको टेक्निकल टर्म बायोलॉजी में या मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं हम एपिस्टैक्सिस। क्या कहते हैं? एपिस्टैक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टैक्सिस, यानी नक्सीर आना, इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ हार्ट अटैक द पेन इज मोस्टली फेल्ट इन। क्या बोला गया कि हार्ट अटैक के केस में पेन कहाँ होता है? तो पेन वहां होगा जहां पे हार्ट होगा, क्योंकि हार्ट अटैक के केस में हार्ट की जो मसल्स हैं वो खुद ही डैमेज होने लगती है, फेल हो गई है तो वो डैमेज होने लगती है। तो जो डैमेज होगी, जो मरने लगेगी, किल होने लगेगी, वही दर्द होगा, वही पेन होगा। तो यानी कि हमारा हार्ट कहाँ होता है? स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो यानी लेफ्ट आर्म की तरफ एंड चेस्ट की तरफ। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके लेफ्ट हाथ में दिक्कत आ रही है कि लेफ्ट हाथ थोड़ा कम काम कर रहा है, लेफ्ट हाथ में भारीपन लगता है उम्र के साथ में दादाजी नानाजी के अंदर, तो समझ जाना वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। तो पहले से उन्हें दिखाइएगा। तो लेफ्ट आर्म एंड चेस्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सबसे बेस्ट मेथड क्या है इन्फेक्शन को रोकने का? तो पहली बात, तो इन्फेक्शन होता किससे है? इन्फेक्शन होता है TOUCH करने से, टच करने से। कहाँ पे? इन्फेक्टिंग पार्ट पे या इन्फेक्टिंग सब्सटेंस चीज़ों पे, कोई मिला के एक दूसरे से मिलने से। और सबसे पहले कांटेक्ट कौन आता है? हाथ। तो यानी कि अगर हम हाइजीन के अंदर हैंड वॉश का ध्यान रखें तो हम 99% बीमारियों से बच सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का जब नाम आता है तो हमारे पास एक ही ग्लैंड आती है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। वाई? क्योंकि बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को प्रॉपरली फंक्शन कराने के अंदर, प्रॉपर फंक्शंस करवाने के लिए जो हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो हार्मोन यही महाशय बनाती है। अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे मास्टर नहीं चाहिए, मुझे तो मास्टर का भी मास्टर चाहिए, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास में मास्टर का मास्टर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ऑफ मास्टर। ये मास्टर का भी क्या है? मास्टर है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं बेहतरीन ढंग से। अभी भी आपके पास में वक्त है प्रॉपर स्टडी करने का। अगर आप सही ढंग से स्टडी करोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप सिलेक्शन आसानी से ले जाओगे यार। सिलेक्शन उसका नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ता है, सिलेक्शन उसका होता है जो लिमिटेड पढ़ता है, सही पढ़ता है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ता है। अगर आपने वो चीज़ें कर ली तो डेफिनेटली यू कैन गेट योर सीट। सही ढंग से पढ़ो, ये आने वाले कुछ चंद दिनों के अंदर, कुछ चंद महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर हमने सही ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो। और मैं इतना आपसे कह सकता हूं, आपके PGI का लेवल एग्जामिनेशन का बाकी अदर एग्जाम से अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड है। वो सिस्टमैटिक तरीके से आएगा, आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो आंसर करोगे। सिंपल सी बात है, 93 बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो आप में से ही बच्चे हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है क्या एलियन कोई ग्रह से आया है, वो आप में से बच्चा है। एग्जाम क्रैक कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो अगर सिस्टमैटिक ढंग से आपने उन चीज़ों को फॉलो किया तो।